हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। उसका रोल देखने वाले हैं हीमोस्टेसिस में, और हीमोस्टेसिस क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, 60 नोट आ सकता है आपके प्लेटलेट पे या हीमोस्टेसिस पे, तो इसको अच्छे से पढ़ना होगा। और कई सारी जनरल चीज़ें हैं जो इसमें जाननी ज़रूरी है। आगे हम पढ़ने वाले हैं ब्लड क्लोटिंग, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जाननी होगी हमको। तो चलो शुरू करते हैं। थ्रोम्बोपोएसिस थ्रोम्बोपोएसिस आपको पहले पढ़ा चुके हैं जब हम पढ़ाए थे इथ्रोपोएसिस, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे। थ्रोम्बोपोएसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट या प्लेटलेट जिसे कहते हैं। ये कैसे बनती है? कॉलोनी फार्मिंग यूनिट स्प्लीन से कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट बनता है, फिर उससे बनता है मेगा कैरियोब्लास्ट, और मेगा कैरियोब्लास्ट से प्रो मेगा कैरियोसाइट बनता है, उसके बाद मेगा कैरियोसाइट बनता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। तो इसमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से रोल अदा करती है। जैसे थ्रोम्बोपोएटिन, जो कि प्राइमरली हेल्प करती है किसमें? थ्रोम्बोपोसिस में। और सेकेंडरली तुम्हारा स्ट्रोमल सेल डेराइव्ड फैक्टर होता है वन, जो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है थ्रोम्बोपोएटिन के। यही चीज़ हमको यहाँ पर लिख लेना है। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं थ्रोम्बोपोसिस। थ्रोम्बोपोसिस कैसे होता था? कॉलोनी फार्मिंग यूनिट स्प्लीन, एस क्या है? स्प्लीन से चेंज हो रहा था। कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट, एम मतलब मेगा कैरियोसाइट, उससे बन रहा था मेगा कैरियोब्लास्ट, और मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बन रहा था? प्रो मेगा कैरियोसाइट। उसके बाद में मेगा कैरियोसाइट, और मेगा कैरियोसाइट से मतलब मेगा कैरियोसाइट क्या है? प्लेटलेट है। इनको ये जो प्रोसेस होता है, इसमें हेल्प करता है थ्रोम्बोपोएटिन। क्या हेल्प करता है? थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन क्या है? हार्मोन है, इसमें हेल्प करता है। थ्रोम्बोपोएटिन, जो थ्रोम्बोपोएटिन होता है वो प्राइमरली हेल्प करता है, प्राइमरली हेल्प। और ये कहाँ पर पाया जाता है? आप लोग, प्राइमरली कहाँ पर बनता है? लिवर, किडनी और बोन मैरो में। लिवर, किडनी, बोन मैरो। और एक और होता है स्ट्रोमल सेल डेराइव्ड फैक्टर, SDF1। SDF1 आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, स्ट्रोमल सेल डेराइव्ड फैक्टर 1। ये भी हेल्प करता है थ्रोम्बोपोएसिस में, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है इसके, नॉट डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है थ्रोम्बोपोएटिन से, इंडिपेंडेंट होता है थ्रोम्बोपोएटिन से। थ्रोम्बोपोएसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट। तो आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ये तो जनरल चीज़ें हुई। अब हम मेन अपने पे आते हैं, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या है? हीमोस्टेसिस क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, जब कभी इंजरी हो जाती है ब्लड वेसल्स में या एंडोथेलियल डैमेज हो गई तो ब्लड लॉस होता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हीमोस्टेसिस एक मैकेनिज्म होती है। उसमें वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्लेटलेट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्लॉट फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ होता है, जिससे जो क्लॉट का होल होता है वो बंद हो जाता है और ब्लड भी रुक जाता है। तो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस हीमोस्टेसिस क्या है? मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। तो प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, हीमोस्टेसिस। स्टेसिस कितने कितने प्रकार का कितने स्टेप में होता है? 4। पहला क्या होता है? वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो, वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होता है कि जब कोई ब्लड वेसल्स है, वो मान लो ये ब्लड वेसल है, अब इस पर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दबा देगा, वहाँ पे फ्लो जो ब्लड का होगा वो कम हो जाएगा, इसलिए ब्लड लॉस कम होता है। तो पहला मैकेनिज्म यही होगा कि फ्लो को कम कर दे, जिससे ब्लड लॉस कम हो। तो ब्लड लॉस को कम कर दिया वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ने। उसके बाद में ये क्या करता है?
डिक्रीज फ्लो को क्या कर दिया, डिक्रीज। और ये कई सारे कारणों से हो सकता है, तो या तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं उसकी स्मूथ स्पाज बनने लगी, या और कई सारे फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे सेरोटोनिन रिलीज हो गया तो क्या कराएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। अगर सेरोटोनिन क्या होता था, एंटी होता था किसके, हिस्टामाइन के। हिस्टामाइन क्या करता था, वैसोडायलेशन करवाता था। इंडोथेलिन हो गया, ये सब क्या कराएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। सब्सटेंस पी हो गया, वो भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। तो ये चीज़ें मतलब रिलीज हो सकती हैं वहाँ पे। तो वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज फ्लो कर देगा ब्लड का फ्लो डिक्रीज कर जाएगा, तो कम लॉस होगा। दूसरा स्टेप होगा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, अब ये प्लग बन गया, यानी कि अवरोध हो गया कुछ, जहाँ पर होल था जहाँ से ब्लड बह रहा था उसमें कुछ जाके सीज कर दिया अगल बगल का एरिया। मान लीजिए ये क्या था, होल था, इससे ब्लड क्या था, कंटिन्यूसली बह रहा था बाहर। अब इसमें क्या किया, पहला नंबर क्या किया, इसको हल्का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो पहला नंबर इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो थोड़ा सा ब्लड लॉस कम हुआ। दूसरा नंबर क्या करेगा, अब जो ये कॉन्ट्रैक्टेड बचा था ब्लड वेसल, इसमें भी क्या होगा, प्लेटलेट आके प्लग कर जाएगा। किनारे किनारे क्या होगा, प्लग कर जाएगा। इससे कम ही जगह पे क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हुआ, और कम जगह पर ब्लड लॉस होने लगा, यानी कि ब्लड लॉस थोड़ा सा और रुक गया, प्लग बन गया। और उसके बाद में क्या होगा, प्लग फॉर्मेशन के बाद में होगा क्लॉट फॉर्मेशन। तीसरा क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन। तो अगला क्या हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन में क्या हुआ, अब ये और बिल्कुल एकदम से क्लॉट में चेंज हो गया। जो ये प्लग था ये पूरा एकदम सील हो गया, क्लॉट बन गया। अब ब्लड क्या हो गया, बहना बंद हो गया। ब्लड जब बहना बंद हो गया उसके बाद फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ होगा क्लॉट में, जो कि छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो भी थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है उनको भी क्लोज कर देगा। तो अगला क्या होगा, बिल्कुल एकदम सील पैक कर दिया, सील पैक कर दिया। अब जरा सा भी इसमें छेद दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो भी छेद था उसको भी मोड़ दिया। कौन, फाइब्रस ग्रोथ हुआ तो बिल्कुल छेद को सील कर दिया। तो चौथा क्या होगा, फाइब्रस ग्रोथ होगा, ग्रोथ टू क्लोज होल। ये स्टेप होता है हीमोस्टेसिस का। अब इसको हम देखते हैं कि इंजरी होगा उसका मैकेनिज्म कैसा है, उसके आधार पर देखते हैं कैसे हम लिखेंगे अपने प्रूफ में, या हमको जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बेसिक हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी ब्रॉड प्लॉट अगले वीडियो पढ़ाएंगे, तो ये सब जानोगे तो अच्छा लगेगा पढ़ना आगे। और जानते ही हो, लिखना मतलब आपके पास कंटेंट होगा तभी तो आप प्रॉप में लिख के आएंगे, वरना क्या लिख के आएंगे, घंटा आपके आके जाके बैठे रहेंगे। तो देखो, मान लीजिए कोई इंजरी हो गया आपके ब्लड वेसल में। पहला क्या हुआ, इंजरी टू ब्लड वेसल, या इंडोथीलियल वॉल डैमेज हो गई। तो क्या होगा, ब्लड लॉस होने लगेगा, ब्लड निकलने लगा। अब जब से ब्लड निकलेगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जो क्लॉट फॉर्मेशन का सिस्टम है क्या हो जाएगा, एनगेज हो जाएगा। जो कोलेजन होगा सबसे पहले एक्सपोजर उसका होगा, जो आसपास कोलेजन होंगे वो आके वहाँ पर चिपकने लगेंगे। तो एक्सपोजर ऑफ कोलेजन होगा। दूसरा क्या होगा, एक्सपोजर ऑफ कोलेजन का एक्सपोजर होगा। उसके बाद में क्या होगा, प्लेटलेट एडेयर कर जाएंगे कोलेजन से, यानी कि जो प्लेटलेट आएगा, प्लेटलेट्स कोलेजन के साथ में जुड़ जाएगा, और कोलेजन अडेयर टू प्लेटलेट्स से कोलेजन क्या कर जाएगा, अडेयर कर जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, एक्टिवेशन होगा प्लेटलेट्स का। और 1 बिली ब्राउन फैक्टर जो ये क्या करवाता है, कोलेजन का अडेरेंस करवाता है प्लेटलेट से। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 बिली ब्राउन फैक्टर। ये क्या कराएगा, यहाँ पे एक्ट करेगा, यानी कि कोलेजन को अडेयर करवाएगा प्लेटलेट से।
अब इसके बाद में प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गई। प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कौन करेगा? प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एक्टिवेट करेंगे। तो इसको कौन एक्टिवेट करेगा? पीएफ, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इसको एक्टिवेट करके जैसे ही एक्टिवेट किए क्या होगा? सिक्रीशन होगा सेरोटोनिन का, वासोकंस्ट्रिक्शन होगा, और सिक्रेशन होगा एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन ए2 का, जो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट करवाएगा, प्लेट फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होगा, और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाएगा, और थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, और फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन बन जाएगा तो फाइब्रिन जाके वहाँ पर अटक जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हुआ। तो उसके बाद में क्या होगा? ये क्या करवाएगा? इसके बाद क्या होगा? सेरोटोनिन सिक्रीशन। सेरोटोनिन का सिक्रीशन होगा, क्या कराएगा? वासोकंस्ट्रिक्शन, वासोकंस्ट्रिक्शन हो गया, वासोकंस्ट्रिक्शन हो गया। उसके बाद में क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ एडीपी, सिक्रीशन ऑफ एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन ए2, TXA2 है या थ्रोम्बोक्सिन ए2, आपका फुल फॉर्म इंडिया थ्रोम्बोक्सिन ए2 है। थ्रोम्बोक्सिन ए2 आगे चल के आप पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से सेकेंड ईयर में। पहले आप लोग इतना नाम याद रखिए, सिक्रीशन ऑफ एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन ए2। ये क्या करता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट करवाता है। उसके बाद में प्लेट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या कराएगा? प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाएगा, और आगे चल के क्या हो जाएगा? प्लेटलेट एग्रीगेट कर गए तो क्या हो गया? प्लग बन गया प्लेटलेट का, प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लग फॉर्मेशन। एक ऐसे ही और हो गया, आप क्लोट हमको बनाना है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमको चाहिए। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर चाहिए, तो प्लेटलेट एक्टिवेट हो गया तो बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, थ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जब आ गया तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर जाएगा, और थ्रोम्बिन तुम्हारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देगा। तो इसमें क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा, थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा, और ये थ्रोम्बिन जो थ्रोम्बिन होगा वो चेंज कर देगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देगा। जैसे फाइब्रिन बन गया क्या हो जाएगा? क्लोट फॉर्मेशन। क्लोट फॉर्मेशन हो गया, और क्लोट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? फाइब्रस ग्रोथ होगा, जो बचे कुछ छेद छोटे छोटे वो भी क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? रिट्रैक्शन, क्लॉट का रिट्रैक्शन होगा, और कुछ दिन के बाद या तो डिजॉल्व हो जाएगा, या तो वहाँ से मूव आउट कर जाएगा। और मूव आउट करेगा तो उसे कहते हैं इम्बोली, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, या तो ये क्या कर सकता है? डिजॉल्व या तो हो गया, या बना देगा इम्बोली काज करेगा। अगर इम्बोली हुआ तो क्लिनिकल कंडीशन हो जाएगा, यानी कि वो रोग, एक तरह का रोग हो जाएगा। या तो डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन का क्या होगा? क्लॉट रिट्रैक्शन। नहीं हुआ तो डिजॉल्व होगा, या तो खत्म हो गया, या तो इम्बोली हो गया। इसके लिए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देते हैं क्लॉट को हटाने के लिए। तो इसको हम रब कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। अब हम कुछ जानना चीजें देख लेते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पीनिया जहाँ जाए मतलब लेस, कम हो गया। पीनिया जहाँ पर आ जाए मतलब कि लेस हो गया। जो प्लेटलेट होते हैं, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है भाई? एनसीईआरटी पढ़ के आया, कुछ तो पता होगा ना। प्लेटलेट्स नॉर्मली कितना होता है ब्लड में? 1.5 लाख पर mm³ टू 4 लाख पर mm³। पर mm³ कहो या माइक्रोलीटर कह दो, सेम है, ठीक है। अगर यही चीज जो प्लेटलेट होंगे वो लेस देन हो जाएंगे किसके? 50,000 पर mm³ या माइक्रोलीटर, और पर माइक्रोलीटर सेम ही है, ठीक है। तो अगर इससे कम हो गया तो क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई, रिड्यूस प्लेटलेट्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए।
और रिड्यूस, अगर प्लेटलेट्स रिड्यूस हो गए, अगर प्लेटलेट्स रिड्यूस कम हो गए तभी ब्लीडिंग होता है। इतना अगर इसके नीचे आएगा तभी ब्लीडिंग होता है, उसके पहले प्रिवेंट हो जाता है ब्लीडिंग, यानी कि हीमोस्टेसिस हो जाती है। इसके ऊपर 50,000 से ज़्यादा तुम्हारे क्या है, अगर प्लेटलेट्स तुम्हारे ब्लड में हैं तो तुम्हारा हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म काम करेगा और ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगा। अगर इससे कम हो गया तब ब्लीडिंग डिजॉर्डर होते हैं, ब्लीडिंग डिजॉर्डर होते हैं। अगर यही लेस देन 10 के हो गया, लेस देन 10 के पर mm³ हो गया तो ये क्या है, लीथल है, जानलेवा है, मर सकता है पेशेंट। तो ये चीज़ हो गया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब कुछ थ्रोम्बाई वर्सेस इम्बोली। थ्रोम्बाई क्या है और इम्बोली, थ्रोम्बस कब कहेंगे और इम्बोली कब कहेंगे। तो इधर लिखते हैं थ्रोम्बस वर्सेस इम्बोली। देखो थ्रोम्बस होता है कि क्लॉट बन गया, अब वो एक ही जगह पर रुका हुआ है तो क्या है, थ्रोम्बस है, और वो एबनॉर्मली कहीं ब्लड वेसल में बन रहा है तो क्या उसे क्या है कहेंगे, थ्रोम्बस या थ्रोम्बाई। वहीं पर अगर वो जो थ्रोम्बस बना था वो मूव आउट करने लगा, फ्लो करने लगा ब्लड के साथ में, तो उसे कहेंगे इम्बोली। तो इसमें लिख लोगे एबनॉर्मल क्लॉट, स्टेगनेंट क्लॉट फॉर्मेशन इन ब्लड वेसल। बी भी लिख दिया हूँ और फुल फॉर्म लिख दिया ब्लड वेसल। और ये क्या होता है, एबनॉर्मल, स्टेगनेंट था रुका हुआ लेकिन फ्लोइंग, एबनॉर्मल फ्लोइंग क्लॉट इन ब्लड वेसल, बीबी ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल होता है, फ्लोइंग होता है जब ब्लड के साथ में रन करने लगा। अब देखो जो ये जो ये क्लॉट इम्बोली है, इसको क्या कहते हैं, इम्बोलिज्म कहते हैं। इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्बोलिज्म। इम्बोली को का बनना क्या कहलाता है, इम्बोलिज्म। अगर यही इम्बोलिज्म आप बहुत ही अच्छे हीमोडायनामिक डिजार्डर में आप जाके पढ़ेंगे पैथोलॉजी में बहुत डिटेल में, तो आप लोग, हम यहाँ पर केवल क्या देख रहे हैं, ट्रेलर। जब सेकेंड में पहुँचेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो देखो अब जो ये मतलब इम्बोली बना, ये कहीं भी बन सकता है भाई, कहीं लेफ्ट साइड बन गया, राइट साइड बन गया, या कहीं आर्टरी में बनना है, वेन में बनना है। तो अगर राइट साइड हार्ट के बना और लार्ज आर्टरी में इम्बोली है तो वो फ्लो करेगा पेरीफेरी की तरफ। कहाँ फ्लो करेगा, पेरीफेरी की तरफ, और प्लग बनाएगा आर्टरीज और आर्ट्रियोल में। किसमें, ब्रेन या किडनी या अदर में। तो अगर लार्ज आर्टरी में क्या है, इम्बोली, लार्ज आर्टरी या लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, सॉरी राइट साइड, हाँ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में इम्बोली है, या आप लिख लीजिएगा वरना भूल जाएंगे बाद में, इम्बोली। ठीक है, लार्ज आर्टरी या लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में अगर इम्बोली है तो वो क्या करेगा, फ्लो करेगा पेरीफेरी पे। क्या करेगा, फ्लो टू पेरीफेरी, फ्लो टूवर्ड्स पेरीफेरी की तरफ मूव करेगा। और ये क्लॉट प्लग फॉर्मेशन कहाँ करवाएगा, प्लग फॉर्मेशन इन आर्टेरियोल एंड कैपिलरी कह दो या आर्टरी कह दो। कैपिलरी मतलब आर्टरीज कहेंगे यहाँ पे, कैपिलरीज में भी बन सकता है, अगर छोटा हुआ तो कैपिलरी में भी जा सकता है। आर्टरियोल एंड arteries and arterioles, plug formation in arterioles and arteries in brain and kidney और कहीं और कहीं elsewhere। तो ये हो गया अगर लार्ज आर्टरी में बनना है या लेफ्ट साइड में ऑफ हार्ट बनना है। अगर यही हुआ, अगर तुम्हारे वेनस विजन में बनना है या राइट साइड ऑफ हार्ट में क्या है, इम्बोली बनना है, तो ये मूव करेगा, ये पल्मोनरी ये क्या करेगा, लंग में इम्बोली कॉज करेगा, यानी कि लंग में इम्बोलिज्म होगा इसका, पल्मोनरी आर्टेरियल इम्बोलिज्म होगा। जैसे इसमें क्या होगा, पल्मोनरी
पल्मोनरी आर्टेरियल एम्बोलिज्म होगा। और इसमें क्या हो रहा था, ब्रेन एम्बोलिज्म हो रहा था, किडनी एम्बोलिज्म हो रहा था, या आर्टेरियोल एम्बोलिज्म हो रहा था, या आर्टरीज एम्बोलिज्म हो रहा था। तो ये सब एक प्रकार का टाइप भी यहाँ पर याद कर चुके। शार्ट नोट आता है, हमारे टेस्ट में भी पूछा गया था एम्बोलिज्म के टाइप लिखो, तो आप लोग फर्स्ट ईयर में ही जान गए। अब हम इसका भाई अगर ये एम्बोलिज्म हो गया तो इसके लिए हमको कुछ दवाई चाहिए। तो एक होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो डिजॉल्व कर देता है क्लॉट को। ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में बदल देता है। तो ट्रीटमेंट किससे करोगे, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर से, टीपीए। टिश्यू आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा वरना भूल जाएगा। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ये क्या करवाता है, ये करवाता है, ये डिजॉल्व कर देता है इंट्रावेस्कुलर क्लॉट को। डिजॉल्व इंट्रावेस्कुलर क्लॉट, डिजॉल्व कर देता है इंट्रावेस्कुलर क्लॉट को। और क्यों क्लॉट कर देता है, क्योंकि प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन बदल देता है। प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में बदल दिया, प्लाज्मिन क्या हो गया, एक्टिवेट। प्लाज्मिन एक्टिवेट हो गया तो क्लॉट को क्या कर देगा, डिजॉल्व कर देगा। अब एक ज़्यादा चीज़ें और समझ लेते हैं, ब्लीडिंग टाइम क्या है। ब्लीडिंग टाइम वह है कि कोई नॉर्मल अगर हम अंगुली को अपने प्रेस करते हैं या किसी शार्प जिससे हमको चोट लगती है तो नॉर्मली कितने देर तक ब्लड बहता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लीडिंग टाइम। हम समझते हैं ब्लीडिंग टाइम। व्हाट इज ब्लीडिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली कितना होता है, 1 से 6 मिनट। अब ये डिफरेंट डाटा हो सकता है भाई, कि किसी किसी किताब में कुछ और लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर जो गाइटन हॉल का फॉलो कर रहे हैं तो गाइटन हॉल में नॉर्मली लिखा है 1 से 6 मिनट। और 1 से 6 मिनट में ब्लीडिंग टाइम होता है। और अगर यही घट बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग डिजॉर्डर हो जाते हैं। ब्लीडिंग डिजॉर्डर के बारे में ही बात करेंगे। और ये जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ वुंड पे और डिग्री ऑफ हाइपरएमिया में, इपिया पे। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन डिग्री, डेप्थ कितना है वुंड का, डेप्थ ऑफ वुंड एंड डिग्री ऑफ हाइपरएमिया, इस पे क्या करता है, डिपेंड। अब ये हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म हो रहा है। अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन में क्लॉट फैक्टर देखेंगे कितने कौन से होते हैं, एक्सटेंसिव इंट्रिंसिक पथवे कैसा होता है और कॉमन पथवे क्या होता है, ये सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में अगला होगा ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप खत्म हो जाएगा हमारा, यानी कि ब्लड फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी और शुरू हो जाएगा कार्डियोवैस्कुलर, मतलब कार्डियक फिजियोलॉजी, हार्ट के बारे में शुरू हो जाएगा मामला। तो चलो अलविदा दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए हो सब्सक्राइब कीजिए चैनल। धन्यवाद।